नमस्कार, जनतंत्र टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जो आगामी सरकार ने केंद्र सरकार से मदद मांगी है। आपदा राहत के लिए 5,702 करोड़ की मदद मांगी गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने गृह मंत्रालय को इसे लेकर के ज्ञापन भेजा है। 79 की मौत और हजारों लोग आपदा से प्रभावित हुए हैं। प्रभावितों की हर संभव मदद होगी, ऐसा सीएम धामी ने कहा। उत्तराखंड सरकार ने इस साल मानसून के दौरान प्राकृतिक आपदाओं में हुई क्षति की प्रतिपूर्ति और भविष्य में अवस्थापना संरचनाओं को संभावित नुकसान से बचाने के लिए केंद्र से 5,702.15 करोड़ की विशेष सहायता देने का अनुरोध किया है। इस संबंध में प्रदेश के आपदा प्रबंधन और पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन विभाग में एक अपर सचिव को एक विस्तृत ज्ञापन भेजा है। आपदा प्रबंधन ने बताया कि इस साल प्राकृतिक आपदाओं से सभी सरकारी विभागों को कुल लगभग 1944.15 करोड़ रुपए की सीधे तौर पर क्षति हुई है और इससे सर्वाधिक 1163.84 करोड़ रुपए का नुकसान लोक निर्माण विभाग और सार्वजनिक सड़कों को हुआ। आपदा प्रबंधन ने यह भी कहा है कि कुल 5,702.15 करोड़ रुपए की धनराशि की मांग की है ताकि आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की मरम्मत या पुनर्निर्माण कराया जा सके और आपदा से क्षतिग्रस्त होने वाली अवस्थापना संरचनाओं, सार्वजनिक परिसंपत्तियों, मार्गों, आबादी वाले क्षेत्रों की सुरक्षा आदि के लिए कार्य कराया जा सके। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खंडेड़ा हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। हरीश, जिस तरह से प्राकृतिक आपदाओं के दौरान हमने देखा उत्तराखंड को बहुत बड़े स्तर पर क्षति हुई है और इसके लिए राहत पैकेज की मांग सरकार की तरफ से की गई है, और भी क्या कुछ अहम जानकारी है? देखिए गरिमा, जिस तरह से उत्तराखंड में इस बार मानसून में जो नुकसान हुआ है, चाहे वो सड़कों का हो, चाहे सरकारी आवास हो, या इसके साथ ही सरकारी संपत्ति हो, या लोगों की अपनी निजी संपत्ति हो और कृषि भूमि हो, तमाम जगहों पर नुकसान का जो है आंकड़ा है वो सरकार जुटा रही है। जिसमें अभी तक की अगर बात करें तो अभी तक कुल जो आंकड़े जो सरकार ने जो जाहिर किए हैं, जिसमें लगभग ये माना जा रहा है कि लगभग प्रदेश में 5,702 करोड़ रुपए का जो नुकसान है उसके लिए यहाँ पर विशेष पैकेज की मांग सरकार की तरफ से की गई है। जिसमें विनोद कुमार सुमन जो सचिव आपदा प्रबंधन है उनकी तरफ से एक ज्ञापन केंद्र को भेजा गया है, जहां पर बहुत जल्द जो धनराशि है वो उत्तराखंड को मिलने वाली है। जिसमें कि तमाम जगहों पर जिस तरह से जो नुकसान हो, चाहे वो पैदल रास्ते हों, पुलिया हों या पुल हों या फिर सड़क मार्ग हों, तमाम जगहों पर जो नुकसान हुआ उसकी कहीं ना कहीं भरपाई की जा सके। यही नहीं बल्कि अगर हम लोगों की अगर बात करें तो लोगों का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। खासतौर पर हम आपदा के क्षेत्र में अगर बात करें, चाहे वो धराली में हो, चाहे इसके अलावा कुलसारी में हो, थराली में हो या रुद्रप्रयाग के तमाम हिस्सों में हो, तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान इस समय प्रदेश में हुआ है। चाहे रुद्रप्रयाग हो, टिहरी हो, पौड़ी हो, उत्तरकाशी हो, इसके साथ ही अल्मोड़ा, बागेश्वर, तमाम जगहों पर जो भी नुकसान हुआ उसके लिए सरकार कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं वो जुटा रही है। और अभी तक की अगर बात करें तो 5,702 करोड़ रुपए की जो मांग है, आर्थिक मांग है, वो केंद्र सरकार से की जा रही है। बहुत जल्द ये जो धनराशि है वो अमुक्त उत्तराखंड सरकार को की जाएगी, जिसमें तमाम जो लोगों को राहत देने का काम भी किया जाएगा और उसके अलावा जो लोगों को जो पुनर्निर्माण के जो काम है वो भी किए जाएंगे। जी गरिमा। और इसके साथ ही साथ आने वाले और भी दिनों को लेकर के मौसम विज्ञान केंद्र ने क्या कुछ अलर्ट जारी किया है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं अभी भी मानसून का दौर इसी तरह से देखा जा रहा है जैसा पिछले दिनों हमने देखा। निश्चित तौर पर देखें गरिमा, क्योंकि बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अभी मानसून जाने में वक्त है और हालांकि अभी सितंबर माह शुरू हो चुका है और इसके बाद अगर बात करें तो लगभग 20 सितंबर के आसपास जो है मानसून की वापसी उत्तराखंड से होती है। हर साल होती है, लेकिन इस बार की अगर बात करें तो अभी तक ये तय नहीं हुआ कि मानसून की विदाई कब तक उत्तराखंड से होगी। लेकिन बहरहाल अभी की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं मानसून को लेकर के वो की जा रही हैं। आज की अगर बात करें तो आज भी मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। तमाम जो जिले हैं, खासतौर पर पहाड़ी जिलों की अगर बात करें तो इसमें देहरादून और हरिद्वार भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं जो बारिश है, बारिश का कहर अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है लगातार। हालांकि कल लोगों ने राहत की सांस जरूर ली थी, लेकिन आज की अगर बात करें तो आज फिर से मौसम में कहीं ना कहीं जो बदलाव है वो देखा जा रहा है। सुबह हालांकि धूप देहरादून और तमाम जगहों पर खिली हुई थी गरिमा, लेकिन इस समय की अगर बात करें तो फिर से मौसम बन रहा है बारिश का। और इस तरह से मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जो
बताया गया है, जो जानकारी साझा की गई है, तो उसमें ये बताया गया है कि मौसम फिर से खराब हो सकता है, भारी बारिश हो सकती है। जी। इसके साथ ही साथ जो लोग इस वक्त नदियों के इर्द गिर्द रहते हैं, जो आसपास के क्षेत्रों में रह रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने अपना अपना घर खोया है इस दरमियान। देखिए गरिमा, अगर हम मानसून की बात करें तो मानसून 20 जून से ही प्रदेश में शुरू हो गया था, और जिसको लेकर के लगातार इससे पहले ही जो सरकार की जो एजेंसियां हैं, चाहे आपदा प्रबंधन विभाग हो, चाहे वो तहसील प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, सबको सबकी तरफ से एडवाइजरी जारी की जा रही थी। जो नदी किनारे रहने वाले हैं लोग, जो उनको विशेष तौर पर सावधान रहने के लिए कहा जा रहा था। लेकिन इस बार की अगर बात करें तो लगातार जिस तरह से प्रदेश में बारिश हुई है, चाहे वो गंगा नदी हो, चाहे वो अलकनंदा नदी हो, पिंडर नदी हो, भागीरथी नदी हो, या इसके साथ गोला नदी हो, या फिर यमुना नदी हो, या इनकी सहायक नदियां जो हैं, जहां जहां पर भी जो नदियां हैं वहां पर कहीं ना कहीं दिक्कतें हुई हैं। और बहुत ज्यादा, चाहे वो रिस्पना नदी हो, देहरादून की अगर हम अकेले बात करें तो देहरादून में, चाहे वो हरिद्वार क्षेत्र में हो, इसके अलावा देहरादून की अगर बात करें तो देहरादून में भी जो सहायक नदियां हैं, चाहे रिस्पना हो, दुल्हनी नदी हो, तमाम जो नदियां हैं, कोसी नदी हो, तो इन सभी जो नदी किनारे रहने वाले लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं सावधान किया जा रहा था। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि जिस तरह से इस समय हमने देखा कि लगातार जिस तरह से बारिश हुई है, और बारिश से कहीं ना कहीं जो लोगों का नुकसान हुआ है, जो खास तौर पर जो लोग नदी किनारे रह रहे थे, हम्म। उनमें बहुत ज्यादा नुकसान उनका हुआ है। तो इस बार भी जिस तरह से लगातार जो बारिश हो रही है, अभी भी लगातार बारिश होनी है, तो हम्म। ऐसे में जो लोग नदी किनारे रहने वाले लोग हैं गरिमा, तो उनको सावधान किया जा रहा है। न केवल सावधान, बल्कि हम्म। उनको सुरक्षित स्थान पर भी जो सरकारी एजेंसियां हैं वो लेके जा रही हैं, और जहां जहां पर सुरक्षित स्थान है वहां लोगों को बता जा रहा है। ठीक है हरीश, खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, जहां एक निजी कंपनी ने महिला सुरक्षा को लेकर सर्वे किया और इसमें उन्होंने देहरादून को 10 शहरों में शामिल किया है। इसमें महिलाएं सुरक्षित है, लेकिन महिला आयोग और देहरादून पुलिस ने इसका खंडन किया। वहीं इसको लेकर सीएम धामी ने कहा कि महिला आयोग, देहरादून पुलिस और महिला सशक्तिकरण विभाग ने अपने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। जिस अखबार ने ये खबर छापी, अगले दिन आंकड़े स्पष्ट कर खबर फिर से सही आंकड़ों के साथ प्रकाशित की गई। सीएम धामी ने यह कहा कि इस तरीके से फैब्रिकेटेड चीजें नहीं होनी चाहिए। सीएम धामी ने कहा है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर उत्तराखंड में बेहतर काम हो रहे हैं और ऐसी खबरों से महिलाओं का मनोबल टूटता है। जो भी सर्वे कंपनी ने सर्वे किया होगा, उसके आधार पर हमारी महिला आयोग ने, हमारे पुलिस विभाग ने, हमारे अन्य विभागों ने, महिला सशक्तिकरण विभाग ने अपने जो आंकड़े थे वो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। वो आंकड़े सत्य से परे हैं, इसलिए अगले दिन जिन अखबारों में इसका समाचार प्रकाशित हुआ था, उसी अखबार में अगले दिन के सही आंकड़ों के साथ वो समाचार भी प्रकाशित हुआ। इस प्रकार की फैब्रिकेटेड चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। हमारी महिलाएं आज बहादुरी से आगे बढ़ रही हैं, एक से एक अच्छा काम कर रही हैं। उनके अंदर एक कौशल भी है, उनके अंदर अच्छी सामर्थ्य भी है और अच्छा परिश्रम भी है। तो निश्चित रूप से ऐसे समाचार और इस प्रकार के जो आकलन हैं, जो बहुत ज़्यादा विस्तृत में होकर बहुत सूक्ष्म होते हैं, उससे महिलाओं का मनोबल टूटता है। जबकि हमारी महिलाओं ने हमेशा क्रांति की है उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने में, चलाने में। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कथन कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसमें हमारी मातृशक्ति की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। देहरादून के आईआरडीटी सभागार में राज्य स्तरीय शक्ति तीलू रौतेली और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सीएम धामी, बाल विकास मंत्री रेखा आर्य और राजपुर विधायक खजान दास शामिल हुए हैं। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि तीलू रौतेली पुरस्कार उन महिलाओं और बालिकाओं को दिया जाता है जिन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल की हो। इस साल 13 जनपदों की 13 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। वहीं सीएम धामी ने यह भी कहा कि यह पुरस्कार प्रदेश की मातृशक्ति के साहस और संघर्ष और उपलब्धियों का प्रतीक है। विभिन्न क्षेत्रों में, हर जनपद में उत्कृष्ट कार्य करने वाली, समाज के क्षेत्र में, महिलाओं के क्षेत्र में ऐसी मातृशक्ति की प्रत्येक महिलाओं को यहाँ सम्मानित किया जाता है। अनेक अनेक क्षेत्रों में जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हों। इसी प्रकार जो आंगनबाड़ी हमारी सहायिकाएँ हैं, कार्यकर्ताएँ हैं, उन सबको भी सम्मानित किया जाता है। इसके पीछे हमारा हेतु है कि महिलाएं अपने क्षेत्रों में और आगे बढ़ चढ़कर काम करें, उत्कृष्ट प्रदर्शन करें और अपने सर्वोच्च को देने के लिए
संकल्पित होकर कार्य करें, इसलिए प्रोत्साहन किया जाता है। और महिलाओं के लिए हम निरंतर अनेक योजनाएं भी चला रहे हैं। राज्य के अंदर हमने महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण सुनिश्चित किया है। इसी प्रकार महिला स्वयं सहायता समूह को आगे बढ़ाने के लिए बिना ब्याज के 5 लाख तक का ऋण देने का हमने प्रावधान किया है। सर्वप्रथम तो मैं आज विशेष दिन है, आप हम सब लोग एकत्रित हुए हैं जिस कार्यक्रम के निमित्त, तो वो है तिल्ली रोतेली सम्मान पुरस्कार। और इसके साथ ही हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सम्मान पुरस्कार आज दिया जा रहा है। हमारे प्रदेश के 13 जनपदों की 13 महिलाओं को आज तिल्ली रोतेली पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी वह सम्मान उन्हें देने जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने समाज में रहते हुए, समाज की विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने पैरों पर खड़ा होना या समाज के लिए एक आदर्श बनने का काम किया है। तो आज वो सम्मानित हो रही हैं, मैं उनको बहुत बधाई देती हूँ। इसके साथ ही हमारे आंगनबाड़ी बहनें भी वो भी सम्मानित हो रही हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने कार्यक्षेत्र में बेहतरीन काम किया। चाहे कुपोषण की लड़ाई हो, सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारना हो, चाहे गर्भवती या गर्भधात्री महिलाओं का ध्यान रखना हो, तो जिन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया, आज ऐसी लगभग 33 महिलाएं जो है आंगनबाड़ी महिलाएं सम्मानित होने जा रही। और वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 8 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर में अलर्ट जारी किया गया है। उधम सिंह नगर, पौड़ी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में अलर्ट है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। इस साल मानसून ने पहाड़ों पर जमकर कहर बरपाया है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी बादल गरज चमक के साथ मेहरबान होने वाले हैं। भारी बारिश, आकाशीय बिजली और तेज हवाओं का अलर्ट है। मौसम विभाग ने 8 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, पौड़ी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की संभावनाएं हैं। वहीं अन्य जनपदों में गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और तेज बारिश के दौर से होने की संभावनाएं भी जताई गई हैं। मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने के भी आसार हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन मौसम ऐसा ही बने रहने का अनुमान जारी किया। उत्तराखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून अभी भी पूरी तरह से सक्रिय है। अगस्त में औसत से ज्यादा 84.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है, जो सामान्य 73.4 मिलीमीटर से ऊपर है। आईएमडी का अनुमान है कि अगले 5 दिनों में राज्य में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज चमक बनी रहेगी। तो कहां कहां येलो अलर्ट है, आप ग्राफिक्स के जरिए भी देखिए। उत्तरकाशी में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही साथ आने वाले दिनों को लेकर के नैनीताल में भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। साथ ही अगर हम बात कर लें चंपावत की, तो चंपावत में भी आने वाले दिनों को लेकर के भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ बागेश्वर में भी आने वाले दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं उधम सिंह नगर की अगर हम बात कर ले, तो उधम सिंह नगर में भी आने वाले दिनों को लेकर के मौसम विज्ञान केंद्र ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। पौड़ी की अगर हम बात करें, तो पौड़ी में भी आने वाले दिनों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ अल्मोड़ा में भी अगले 24 घंटे और इसके साथ ही आने वाले दिनों में भी भारी बारिश का येलो अलर्ट है। वहीं अगर बात कर ले पिथौरागढ़ की, तो पिथौरागढ़ में भी आने वाले दिनों को लेकर के भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। केदारनाथ क्षेत्र में चोराबाड़ी ग्लेशियर में एक सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत हल्का एवलांच दर्ज किया गया है। इसे लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। रेस्क्यू टीमों को एहतियातन अलर्ट मोड पर रखा गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि इस घटना में कोई नुकसान नहीं हुआ और स्थिति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि दोपहर लगभग 2 बजे चोराबाड़ी ग्लेशियर क्षेत्र में एक एवलांच की घटना दर्ज की गई, जो कि मौसम और प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुसार एक सामान्य प्रक्रिया है। उन्होंने ये भी बताया है कि घटना के तुरंत बाद विशेषज्ञ टीमों को अलर्ट कर दिया गया है, जो मौके की वास्तु स्थिति का आकलन कर रही है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने आमजन से अपील की है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है और इस तरह की प्राकृतिक गतिविधियां हिमालयी क्षेत्रों में सामान्य होती है। साथ ही उन्होंने लोगों से अफवाहों से बचने और किसी भी तरह की असत्य या भ्रामक सूचना का प्रसार न करने का आग्रह किया। आज श्री केदारनाथ धाम से सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर चोराबाड़ी ग्लेशियर के पास, जो कि केदारनाथ से 5 किलोमीटर ऊपर है, एक ग्लेशियर टूटने की सूचना प्राप्त हुई, जो कि इस उच्च हिमालयी क्षेत्रों में लगातार इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं और यह किसी भी जानमाल की हानि नहीं हुई है और मौके पर वहाँ पर मौजूद टीमों को अलर्ट कर दिया गया है।
कांग्रेस ने उत्तराखंड में भी वोट चोरी का आरोप लगाया है। कांग्रेस भवन में सीडब्ल्यूसी सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि कांग्रेस ने मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान के तहत 3 सदस्यों की कमेटी बनाई थी। इसने अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष को सौंप दी है। रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने आरोप लगाया है कि उत्तराखंड में बीजेपी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वोट चोरी कर रही है। उत्तराखंड में जिन लोगों के वोट कट गए हैं उनके जरिए कांग्रेस ने 4000 आरटीआई दाखिल कर वोट काटे जाने की जानकारी मांगी है। गुरदीप सिंह सप्पल का यह कहना है कि किसी भी आरटीआई का सीधा जवाब नहीं दिया गया और सारे जवाब टालने वाले दिए जा रहे हैं। वहीं करण माहरा का कहना है कि वो जल्द ही केदारनाथ उपचुनाव में हुई गड़बड़ियों का भी खुलासा करेंगे। देखिए, ये बात तो चुनाव आयोग को समझनी चाहिए थी कि जब उनसे सवाल पूछते हैं तो बीजेपी जवाब देती है और जब बीजेपी से सवाल पूछते हैं तो चुनाव आयोग जवाब देता है और जब हम जांच की बात करते हैं तो वो राहुल गांधी जी पे आक्रमण करते हैं। ये 3 बातें अपने आप में स्पष्ट है कि लोकतंत्र के अंदर जो तंत्र तैयार किया गया था संविधान में चुनाव आयोग का, वो कॉम्प्रोमाइज्ड भूमिका में है। वो कॉम्प्रोमाइज जो हो गया है उससे देश को और देश की वोटर को बचाना है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में वोट का अधिकार दिया, कांग्रेस पार्टी ने इस देश में लोकतंत्र दिया और 50 साल तक लोकतंत्र को पाला पोसा है। इसीलिए प्रशासक बैठाए गए, सही समय पे पंचायत के चुनाव नहीं कराए गए, उनको टाला गया 6-7 महीने। और आज भारी बरसात में जब पूरा उत्तराखंड आपदा की चपेट में, लोगों को पंचायत चुनाव में उतरना पड़ा और नतीजा ये है कि वो प्रशासकों के बैठते हुए जो पंचायत राज एक्ट के नियम है उसमें 6 महीने का कम से कम समय चाहिए एक जगह वोट देने के बाद नाम हटाने या बदलने के लिए। तो वो नाम जो वापस ग्राम सभाओं में गए उसका सघन एक जांच करने का हमारा अभियान है और इस लड़ाई को हम सुप्रीम कोर्ट में भी ले जा रहे हैं। अभी 3-4 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला की जो है सुनवाई होनी है। तो ये सारे विषय हैं जिसमें हम लड़ रहे हैं और आगे जो मैंने कहा निकाय से पंचायत में, पंचायत से निकाय में जो नाम चढ़े या कटे हैं उस पर कांग्रेस अब काम कर रही है और केदारनाथ में भी बहुत जल्दी हम लोग उस पर काम शुरू कर रहे हैं। अभी तक हम डिटेल्स निकाल रहे थे वोटर लिस्ट से लेकर हर चीज़ की, वो हमारे पास आ चुकी है। अब हम उस पर सघन कोशिश स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा अध्यक्ष जी, क्या बोलते सीएम धामी के देवभूमि नशा मुक्त अभियान के तहत हरिद्वार जिले में नशे के खिलाफ लगातार सख्त अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में हरिद्वार पुलिस को पथरी थाना क्षेत्र में बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने एक तस्कर को दबोचते हुए उसके कब्जे से 1 किलो से ज्यादा चरस बरामद की है, जिसकी बाजार कीमत 2 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। एसपी क्राइम ने बताया कि जिले भर में नशा माफिया के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। अधिकारियों का यह कहना है कि आगे भी इस तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ड्रग फ्री देवभूमि 2025 के अभियान के तहत एसएसपी हरिद्वार महोदय के नेतृत्व में पथरी पुलिस ने एक अच्छा काम करते हुए कल 1 किलो से भी ज़्यादा चरस पकड़ी है और उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हो चुका है। एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया है और इसी तरीके से लगातार इस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई। रुड़की के जबरेड़ा क्षेत्र में नकली गुड़ बनाने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों की शिकायत पर खुलासा हुआ कि यहाँ चरखी पर पुराने सड़े गड़े गुड़ को दोबारा गर्म कर उसमें चीनी मिलाई जा रही थी और फिर उसे मार्केट में बेचने के लिए तैयार किया जा रहा था। जिलाधिकारी ने बताया कि जबरेड़ा क्षेत्र से नकली गुड़ बनाने की शिकायत मिली है। इस पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से और एसडीएम रुड़की से जाँच कराई जाएगी और सुरक्षा के जो मानक होते हैं उसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। एक संज्ञान में लाया गया जिसमें कि कुछ लोगों के द्वारा गलत तरीके से पुराने गुड़ को प्रोसेस करके या फिर बनाकर बेचने की खबर आई है। तो इसमें निश्चित तौर पे फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से और एसडीएम राजस्व विभाग से जांच कराई जाएगी और सुरक्षा के जो भी हमारे जो मानक होते हैं खाद्य सुरक्षा के, उसके अनुसार ही हम कार्रवाई आगे करेंगे। इसमें भी समय समय पर हमें जो शिकायत मिलती है कि कभी रबड़ को, प्लास्टिक को या अन्य पॉलिटिंग मटेरियल्स को जला के गुड़ का मैन्युफैक्चरिंग, ईंट भट्टों का इस्तेमाल आदि की खबरें मिलती हैं। तो उसमें समय समय पर हमने जांच भी कराई है। अभी जैसे आगे भी अगर ऐसी कोई शिकायत आएगी तो उसमें हम सख्त कार्रवाई करेंगे। हरिद्वार जिले के मंगलौर कस्बे में हरियाणा रोडवेज की बस ने एक बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। सूचना मिलते ही मृतक युवक के परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और हाईवे जाम कर हंगामा शुरू कर दिया। उधर घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो मुआवजे की मांग पर अड़े रहे। काफी जद्दोजहद के बाद ग्रामीण माने और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं एसपी देहात ने बताया है कि बस ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
देखिए यहाँ हरियाणा हमें लोग यहाँ नाजरपुरा के सामने हैं और एक भाई यहाँ रोड क्रॉस कर रहा था और हरियाणा बस जो है पीछे से जो बड़ी तेज स्पीड से आई है, अनियंत्रित तरीके से इस बस को लेकर ड्राइवर आ रहा था और उस बच्चे को जो है ये बस रोनते हुए आगे निकल गई। उस बच्चे की तत्काल मृत्यु हो गई है। परिजन यहाँ पर हाईवे पर बैठे हुए हैं, हम लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं। अभी हरियाणा रोडवेज की बस प्रशासन के अंडर में है और जो बस का चालक है वो भी प्रशासन के अंडर में है। हमारी प्राथमिकता ये है कि हम पहले डेड बॉडी को पीएम पे भिजवा रहे हैं, उसके बाद इस पर मुकदमा कराया जाएगा, ड्राइवर पर मुकदमा कराया जाएगा और इसमें जितना भी उचित हो सकता है हम परिवार के साथ खड़े हैं और परिवार की मदद करने के लिए तैयार हैं। अभी करीब आधा पौना घंटा पहले का घटनाक्रम है। ये हरियाणा रोडवेज की बस से एक बच्चा हिट हुआ और स्पॉट पे उसकी जैसा मुझे पता लगा डेथ हो गई। तो परिजनों में आक्रोश था और काफ़ी देर से वो लोग हम उनसे वार्ता कर रहे थे, उन्होंने हमारी बात को समझा। जो आगे लीगल प्रोसीडिंग है वो की जाएगी, पंचायतनामा, पोस्टमार्टम और जो FIR वाली चीज़ें हमारी कोर्ट वो सब चीज़ें करेगी। तो मैं परिजनों का या जो यहाँ पर थे उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने बात को समझा। जो लीगल प्रोसीडिंग है उसी के हिसाब से काम होता है और हम रोड को अब थोड़ा 7 सितंबर की पूर्णिमा को लगने वाला चंद्र ग्रहण को लेकर हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित ने श्रद्धालुओं को महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सूतक काल दिन में 12 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। उज्जवल पंडित ने कहा कि चंद्र ग्रहण के सूतक काल के चलते ब्राह्मण भोज नहीं कराया जा सकेगा। ऐसे में श्रद्धालु ब्राह्मणों को पका हुआ भोजन कराने के स्थान पर अनाज, दाल, सब्जियां और फल संकल्प करके दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह कच्चा अनाज और फल दान करने से भी वही पुण्य मिलता है जो पका हुआ भोजन कराने से मिलता है। श्राद्ध 7 सितंबर से पूर्णिमा से प्रारंभ हो रहे हैं। पूर्णिमा चूँकि इस बार चंद्र ग्रहण है पूर्णिमा पर और उस ग्रहण का सूतक दिन में 12 बजे से लग जाएगा। ऐसे में जिन लोगों के यहाँ पूर्णिमा का श्राद्ध होता है वो लोग 12 बजे से पूर्व सूखा राशन अर्थात आटा, चावल, दाल, सब्जियां, मसाले ये सब बिना पका हुआ अर्थात सूखा लेकर किसी भी ब्राह्मण को संकल्प के माध्यम से दान कर दें या किसी मंदिर में दे आएं। तो जिस प्रकार से हम श्राद्ध में पका हुआ भोजन ब्राह्मणों को खिलाते हैं उसी प्रकार का आपको खिलाने का भाव भी लगेगा और पुण्य भी मिलेगा। खानपुर के बारूवाला गांव में एक व्यक्ति द्वारा गांव में तालाब की जमीन पर अतिक्रमण करने की शिकायत लक्सर उप जिलाधिकारी से की गई थी और इसके बाद लक्सर राजस्व टीम तहसीलदार की अगुवाई में तालाब की जमीन की पैमाइश करने पहुंचे, जहां तालाब की जमीन पर बड़ा अतिक्रमण पाया गया। शिकायतकर्ता से बात की तो उसने बताया कि लंबे समय से गाँव में तालाब की जमीन पर अतिक्रमण चला आ रहा है। कुछ लोगों द्वारा तालाब की जमीन पर अतिक्रमण कर पक्के और कच्चे मकान बना लिए गए हैं और इससे लेकर शिकायत की गई थी, लेकिन मैं इस पैमाइश से संतुष्ट नहीं हूँ। जिन लोगों के खिलाफ शिकायत की गई थी उन्हें ही साथ लेकर पैमाइश की जा रही है। शिकायतकर्ता ने कहा कि इस पैमाइश के खिलाफ हाईकोर्ट जाऊंगा। क्योंकि नाप तोल भी विपक्षी करवा रहे। समझ रहे आप मेरी बात को? तहसीलदार साहब यहाँ कोई काम नहीं करना चाहते, आकर विपक्षी के मकान पे आकर बैठेंगे, चाहे वहीं पी जाएगी। मेरे से बात करिए ना, आप बताओ। शिकायती पत्र बन भेज रखे, शिकायत करता मैं हूँ तो मेरे से बात करनी चाहिए ना। या विपक्षी बताएंगे कहाँ तालाब कहाँ क्या है। तो क्यों नहीं बुलाया गया? नहीं हो रहा, तो इसके लिए मैं हाई कोर्ट जाऊँगा सर। कुछ अतिक्रमण की शिकायत आई थी, विशेष रूप से तालाब की खसरा नंबर 79 है, उस पर अतिक्रमण की शिकायत आती है ऐसे गाँव से। तो उसमें हम लोग पहले भी आए थे, आज भी आ रहे हैं आपके सामने। इस अभी 3-4 घंटे से नाप तोल कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि अभी पानी ज़्यादा है, खेतों में भी पानी है और जोहड़ में तो वगैरह पानी है ही, तो पैमाइश में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो अभी मतलब ये कहना मुश्किल है कि पैमाइश पूरी हो चुकी है, लेकिन जैसे पैमाइश पूरी हो जाएगी तो हमको पता चल जाएगा कि अतिक्रमण कितना है और किस किस का है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम कार्रवाई करेंगे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।